हाँ जी सर। सो यहाँ पर हमने क्या बोला, डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल वाले के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ नाउ वैल्यू फॉर मनी। ये वैल्यू फॉर मनी जो है वो क्या है? वैल्यू फॉर मनी, तो देखो वैल्यू फॉर मनी जो है वो हमें बताता है तीन चीज़ें। जनरली ये जो होता है वो एनपीओज़ में ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ खर्च करें, हम जो है लोगों की भलाई के लिए काम करें, उनके ऊपर खर्च करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप खर्च करते हो, जहाँ आपको इनकम नहीं आती है, वहाँ पर आपको किसी तरीके के सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जानते हो, बहुत बड़े बड़े एनपीओज़ हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ द नेक्स्ट इज़ वैल्यू फॉर मनी। तो मेरी बात सुनना, जो एनपीओज़ होते हैं वो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम एक बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, एक हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में, और एक हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो जब भी हम वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैं आपको बोलूँ ना एनपीओ के बारे में, वैल्यू फॉर मनी के बारे में, आप मेरी बात समझना। हम इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। हम इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं जब भी हम एनपीओज़ के बारे में बात करेंगे। देखो अब इकोनॉमी का यहाँ रोल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रोल ये तो हो सकता है ना, आपका कॉस्ट, आपका एक्सपेंसेस तो आपका इकोनॉमी में आ सकता है। और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर मेन हो जाते हैं। एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस जो है, इफ़ेक्टिवनेस कहता है आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है आपने कितना बनाया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने सोचा था, आपका टारगेट होगा कि आपको पुअर पीपल्स की मदद करनी है, जो गरीब लोग हैं आपको उनकी मदद करनी है। क्या आप उनकी एक्चुअल में मदद कर पाए? तो क्या आउटपुट निकल के आया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एक कैंप लगाया था और उस कैंप में आपने बोला था कि जितने भी जो गरीब लोग होंगे वो आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि गरीब नहीं और जितने भी अच्छे लोग थे, मतलब जो अफोर्ड कर सकते थे वो ट्रीटमेंट, वो लोग आ गए और उन्होंने अपना इलाज करवा लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट के बारे में फोकस करेंगे कि भाई साहब जो हमारा कैंप था क्या उसका मकसद पूरा हुआ। जब हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो एफिशिएंसी कहता है इनपुट एंड आउटपुट, हमने कितना इनपुट लगाया एंड कितना आउटपुट हमने निकाला। तो ये सिर्फ आउटपुट के बारे में बात नहीं करता है, ये बात करता है इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में कि कितना इनपुट लगा और कितना आउटपुट निकल के आया, दैट इज़ एफिशिएंसी जो हमें मैटर करती है। और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी हमें क्या बताता है सर? इकोनॉमी हमें बताता है कि क्या क्या हमारी वैल्यू, कितना हमने स्पेंड किया है। इकोनॉमी कहता है स्पेंड करो जितना लेस कर सकते हो, स्पेंड करो जितना लेस कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कहे वैल्यू फॉर मनी, तो मेरी बात समझना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आता है। एग्जाम में भी काफ़ी केस स्टडीज़ या हमारे क्वेश्चन में भी केस स्टडीज़ जो है उसमें लिखी हुई है कि अगर हम एक बात करें, हम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक एनपीओ है, तो हम अपने को क्या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना सकते, स्ट्रेटजी हम नहीं बना सकते। तो ये बोलता है कि सर, तो जब भी हम वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करते हैं, हम इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इफ़ेक्टिवनेस हमें कहता है आउटपुट के बारे में, एफिशिएंसी हमें कहता है इनपुट एंड आउटपुट के बारे में, इकोनॉमी जो होता है वो कॉस्ट के बारे में कहता है। और ये कहता है कि भाई स्पेंड लेस करो, जितना कम स्पेंड हो सकता है उतना कम स्पेंड करो। दैट इज़ ए वैल्यू फॉर मनी जो आपको यहाँ पर दिखी हुई होती है। एक वैल्यू फॉर मनी के बाद एक और चीज़ समझना, एक होता है सर ट्रिपल बॉटम लाइन। सर ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो क्या कहता है सर? अगर मैं आपसे कहूँ ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट। वो कहता है प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट। प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट जो है वो इसके बारे में बात करता है। जब भी मैं ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ प्लेनेट, मैं पढ़ती हूँ प्रॉफिट, मैं पढ़ती हूँ पीपल और मैं पढ़ती हूँ प्रॉफिट। अब मेरी बात समझना, जब भी हम प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, हम हवा पानी के बारे में बात करेंगे। हम हवा पानी के बारे में बात करेंगे, कैसे जो है हवा यानी कि क्या, एयर या वाटर, इसके बारे में बात करेंगे। जब मैं ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, मैं बात करती हूँ हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। और जब भी मैं
प्रॉफिट के बारे में बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ मनी के बारे में, ठीक है। तो जब भी ट्रिपल बॉटम लाइन की बात होती है, हम प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। प्लेनेट का मतलब एयर वाटर होता है, पीपल का मतलब हेल्थ सेफ्टी होता है, और प्रॉफिट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, दैट इज़ ऑल ओके। जब भी हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करेंगे, ये बहुत ईजी है। खाली आपको क्या करना होगा, एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चीज़ें जो है वो प्लेनेट है, ये चीज़ें पीपल है, ये चीज़ें प्रॉफिट है, और यही चीज़ जो है याद रखनी है। अब ट्रिपल बॉटम लाइन के बाद हम आते हैं एक और टॉपिक पर, जिसे अपन प्यार से कहते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म। क्या होता है परफॉर्मेंस प्रिज्म? तो परफॉर्मेंस प्रिज्म जो होता है वो स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। एक तो चीज़ ये याद रखोगे कि इट इज़ ओनली फॉर स्टेक, मतलब ऑल फॉर स्टेक होल्डर्स, यानी कि नॉट ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो ऑल आर द जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी आपका चाहे डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे फिर वो शेयर होल्डर्स हो, वो जितने भी लोग हैं, परफॉर्मेंस पिरामिड उन सबके बारे में सोचता है। इसीलिए इसकी खासियत ये है कि ये सबके बारे में सोचता है, और जो सबके बारे में सोचता है उसमें ये बोलता है कि भाई सबसे पहले हम सोचेंगे कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। सर सेटिस्फेक्शन किससे आती है पहले ये बताओ। ये चाहते हैं कि देखो हमारी सेटिस्फेक्शन हमें कब आएगी, जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो हु ये लोग है कौन, और व्हाट नीड्स, इनकी क्या इच्छाएं और ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं और ये क्या चाहते हैं, अगर ये पूरी हो जाएगी तो इनकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म अगर आप फॉलो करते हो ना ये मॉडल, तो ये हमेशा क्या करता है ना, जब भी मीटिंग होगी तब ये सोचेगा कि हमारा स्टेक होल्डर हमसे क्या चाहता है, वो लोग है कौन जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे हैव अ नीड। तो ये नीड एंड वांट्स जो होती है वो स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन में आती है। दूसरा होता है जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म स्ट्रेटजी के बारे में, तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन देखो, फिर देखो जो स्ट्रेटजीज़ होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजीज़ जो होती है वो हमें कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है सर प्रोसेस, फिर आती है सर प्रोसेस, फिर आता है सर प्रोसेस। प्रोसेस हमें ये सिखाता है, क्या हुआ बाबू? हाँ जी सर। तो जो मैंने बोला कि स्टेक होल्डर्स, फिर जो मैंने बोला कि जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो जो मैंने बोला स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन जो होती है वो सेटिस्फेक्शन कि वो है कौन और वो क्या चाहते हैं। फिर होता है स्ट्रेटजी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई साहब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो स्ट्रेटजीज़ के बाद आती है प्रोसेस। प्रोसेस कहती है कि स्टेटिफाइंग स्ट्रेटजीज़। फिर आती हैं कैपेबिलिटीज़। तो कैपेबिलिटीज़ ये कहती हैं कि हम उनकी नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नीड्स फॉर ऑपरेटिंग एंड इन्हांसिंग, नीड्स फॉर ऑपरेटिंग एंड इन्हांसिंग, ठीक है। और द लास्ट वन इज स्टेक होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये कहता है व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड नीड्स, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड नीड, वो हमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो याद रखना जब भी परफॉर्मेंस प्रिज्म आता है, मीटिंग में परफॉर्मेंस प्रिज्म में ये डिसाइड होता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स की क्या सेटिस्फेक्शंस है, क्या स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस हो सकती है, क्या कैपेबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब नीड फॉर ऑपरेटिंग एंड इन्हांसिंग क्या कैपेबिलिटीज़ है, और क्या स्टेक होल्डर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, फिर हम सोचते हैं कि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या प्रोसेस बनाई जाए। तो बोलता है SSP यानी कि SPC, जो SPC है ना, वो SPC जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी सक्सेस में। तो ये थोड़ा याद रखना कि SPC जो है यानी कि जो स्ट्रेटजी है, जो स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन है, जो प्रोसेस है, जो कैपेबिलिटीज़ है, वो कैसे यूज़ हो सकती है, आपके कंट्रीब्यूशन को कैसे यूज़ कर सकती है। तो ये बोलता है SPC आपको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, दैट इज़ अ परफॉर्मेंस प्रिज्म। तो ये जो था वो पूरा का पूरा था आपके लिए कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो मैंने जो भी बताया मैं फिर एक बार बोलती हूँ, जिससे एक अच्छी तरीके से हम रिपीट कर पाए कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जो चैप्टर की शुरुआत हुई थी वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट से हुई। उस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को देखा। उसमें देखा कि ये जो है वो CSR है, और इस CSR के लिए एक अकाउंटेबल होता है मैनेजर। अब मेरी बात सुनो सर, यहाँ पर इसके सेंटर होते हैं प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। हमें केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करके बताना है, जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा वो प्रॉफिट सेंटर, जो रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेगा वो इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर हमने 3 जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ROI, RI और EVA को निकालने के वो उनके फॉर्मूले देखे।
हमने जो देखा वो देखा बेंचमार्किंग के बारे में। बेंचमार्किंग स्कीम में हमने देखा कि एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, जहां हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस फॉलो करते हैं। ये डायनामिक होता है इन्वायरमेंट के लिए, और अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है, तो अगर ये डायनामिक होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएगा एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग। और फिर हम रेवेन्यू और साइकिल के बारे में बात करते हैं। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ कस्टमर्स के कंप्लेन, यहाँ सर्विस रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ इंस्पेक्शंस ऑफ इनकमिंग कंपोनेंट्स आते हैं। जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर्स और इंटरनल और एक्सटर्नल लर्निंग एंड ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ परसेंटेज और KPI जनरली यहाँ मेन फैक्टर रहता है। फिर हमने परफॉर्मेंस पिरामिड देखा था। ये पिरामिड में हमने बात करी थी कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड्स के साथ, कैसे हम क्वालिटी के साथ, वेस्ट साइकिल टाइम, क्वालिटी डिलीवरी को हम कैसे कंसीडर करते हैं। एंड देन जो हमने देखा था वो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल था, कि ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ओवरऑल कैसे बताता है, कैसे कोई काम अच्छा होगा तो हम उसको रिवॉर्ड दे पाएंगे, कैसे हमारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, इक्विटी, ओनरशिप, अचीवेबल्स डिवाइड होगी, वैल्यू फॉर मनी जो NPOs होते हैं वो कैसे अपना काम कर सकते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन कैसे हम लोग जो है प्रॉफिट के साथ साथ पीपल और प्लेनेट के बारे में सोच सकते हैं, परफॉर्मेंस प्रिज्म कैसे हम लोग स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन, उसके कैपेबिलिटी, उनके बारे में काम करके सोच सकते हैं। दैट इज़ ऑल। ओके।